दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में करेंट अफेयर्स यानी समसामयिकी की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत हम प्रस्तुत कर रहे हैं महत्वपूर्ण घटनाक्रम का करेंट अफेयर्स। इसमें हम आज की वीडियो में 18 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, विशेष रूप से यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ, बैंक, एसएससी, रेलवे आदि के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि 15-16 अक्टूबर, यहाँ पर मैं शार्ट में ही लिखूंगा, 15-16 अक्टूबर 2024 को संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ, इसके शासनाध्यक्षों एससीओ यानी इसके शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी जानते भी होंगे। 15-16 अक्टूबर 2024 को संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है। याद रखिएगा, इस्लामाबाद में 15-16 अक्टूबर 2024 को संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक आयोजित की गई है और इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न है कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे? तो याद रखिएगा दोस्तों, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। याद रखिए, यहाँ पर मैं उत्तर यहाँ पर बता दे रहा हूँ। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ये भारत के अगले चीफ जस्टिस होंगे और ये किस क्रम के? याद रखिएगा, 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ हैं। तो याद रखिएगा, भारत के अगले चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजीव खन्ना होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक और प्रश्न है कि हाल में समाचारों में आए रोका हेपी वायरस, यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, रोका हेपी वायरस, इसका पूरा नाम है रोका हेपी वायरस रैटी। इसके हेपेटाइटिस ई वायरस का प्राथमिक भंडार क्या है? रैटी के हेपेटाइटिस ई का प्राथमिक स्रोत या प्राथमिक भंडार क्या है, आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिएगा। ये चूहे यानी रैट्स, जो रैट हैं दोस्तों, आप जान लीजिए कि रोका हेपी वायरस रैटी स्ट्रेन, जिसे चूहा HEV के नाम से जाना जाता है, ये मुख्य रूप से चूहों में निवास करता है और मानव को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। तो याद रखिएगा, रोका हैप्पी वायरस रैटी, ये जो हेपेटाइटिस ई का प्राथमिक स्रोत है, ये चूहे हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 62वें वालोंग दिवस का आयोजन किस उपलक्ष्य में किया जाएगा? 62वें वालोंग दिवस, यहाँ पर देखते हैं वालोंग दिवस क्या है। वालोंग दिवस, तो याद रखिएगा, 62वें वालोंग दिवस का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच 17 नवंबर 2024 के बीच वालोंग की लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों के सम्मान में ये 62वां वालोंग दिवस मनाया जाएगा। और आप याद रखिएगा कि 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, इंडो चाइना वार,
तो भारत चीन युद्ध में इस दौरान लड़ी गई वालोंग की लड़ाई के 62वें वालोंग दिवस का प्रतीक है और इसमें भारत के पूर्वी मोर्चे की रक्षा करने वाले सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदाय को शामिल करना और अरुणाचल प्रदेश के साथ रिश्ते को मजबूत करना है। तो याद रखिएगा 62वें वालोंग दिवस का आयोजन भारत सरकार द्वारा या सेना द्वारा 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2024 के बीच किया जाएगा और ये 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान हुए जो सैनिक हैं शहीद हुए थे उनके सम्मान में ये दिवस आयोजित किया जा रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। हरियाणा के नए सीएम कौन बने हैं? तो ये हैं नायब सिंह सैनी। याद रखिएगा दोस्तों, हरियाणा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनी है जिसमें भाजपा की लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी हुई है और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और एनडीए नेताओं की उपस्थिति में नायब सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। तो याद रखिएगा हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी बने हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस अंतरिक्ष संगठन यानी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन से स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल में उपग्रह विघटन घटना, यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, उपग्रह विघटन घटना का अध्ययन करने के लिए, याद रखिएगा, ड्राको मिशन की घोषणा की है। ड्राको इंग्लिश में है DRACO, ड्राको मिशन है ये। किस अंतरिक्ष संगठन ने उपग्रह विघटन घटना का अध्ययन करने के लिए ड्राको मिशन की घोषणा की है? तो ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। दोस्तों क्या है ये आप जान लीजिए। ड्राको का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव रीएंट्री असेसमेंट कंटेनर ऑब्जेक्ट। ये एक उपग्रह लॉन्च करेगा। इसका उद्देश्य पुनः प्रवेश के दौरान उपग्रह विघटन का अध्ययन करना है और ड्राको का लक्ष्य उपग्रहों के टूटने के तरीकों पर डेटा एकत्र करके अंतरिक्ष मलबे को कम करने में मदद करना है। तो याद रखिएगा ड्राको मिशन जो विभिन्न प्रकार के उपग्रह होते हैं उनके विघटन की घटना का अध्ययन करेगा। तो ये आप जान लीजिए कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जो है शुरू किया जाने वाला मिशन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए। अगला प्रश्न है कि निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीती हैं। यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, निकिता पोरवाल ये कौन है? तो ये निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया 2024 बनी हैं। फेमिना मिस इंडिया 2024 बनी है। आपसे प्रश्न है कि ये आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो सही उत्तर है फेमिना मिस इंडिया का आयोजन मुंबई के फेमस स्टूडियो में किया गया है और मिस इंडिया फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज निकिता पोरवाल के सिर चढ़ा है और ये मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली हैं। तो याद रखिएगा फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब निकिता पोरवाल ने जीता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नमस्ते योजना। नमस्ते योजना
नमस्ते योजना जो हाल में समाचारों में देखी गई है, ये किस श्रमिक समूह से संबंधित है, आपको बताना है। देखिए, नमस्ते योजना ये हाल में समाचारों में देखी गई है, ये किस श्रमिक समूह से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये स्वच्छता श्रमिकों से संबंधित है नमस्ते योजना। और आप जान लीजिए कि भारत सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक में श्रमिकों का समर्थन करने, सीवर सफाई को यांत्रिक बनाने में नमस्ते कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा नमस्ते योजना जो है ये स्वच्छता श्रमिकों के लिए चलाई गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि किस राज्य के मदरसों में संस्कृत शिक्षा को अनिवार्य किया जा रहा है। सही उत्तर क्या है, आप जान लीजिए उत्तराखंड। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड UMEB ने राज्य के 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। तो याद रखिएगा दोस्तों उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य करना है और इस पहल का उद्देश्य शैक्षिक पाठ्यक्रम को समृद्ध करना और छात्रों का अकादमिक विकास करना है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। भारत द्वारा लॉन्च विश्व का पहला, ध्यान से सुनिएगा, भारत द्वारा लॉन्च किया गया विश्व का पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मोडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में अभी हम बताएंगे। भारत द्वारा लॉन्च किया गया विश्व का पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है, तो इसका नाम याद रखिएगा भारत जेन है। तो दोस्तों भारत जेन क्या है, दोस्तों ये एक जनरेटिव AI है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण और नागरिक सहभागिता में सुधार करना है। ये दुनिया का पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो भारतीय भाषाओं में प्रभावी और समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास पर केंद्रित है। और ये परियोजना पूरा होने में अभी समय लगेगा, 2 साल लगेगा। इसमें सरकारी, निजी, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों को लाभ होगा। भारत जेन टेक्स्ट और स्पीच दोनों का समर्थन करेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत द्वारा लॉन्च किया गया विश्व का पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम भारत जेन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आप देखिए, मेरा होऊ चोंगबा ये क्या है, नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा। मेरा होऊ चोंगबा एक उत्सव है, ये कहाँ मनाया गया है, तो सही उत्तर है मणिपुर। मेरा होऊ चोंगबा उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। ये राज्य के पहाड़ी और घाटी समुदायों के बीच एकता का प्रतीक है और इस उत्सव में पारंपरिक नृत्य, संगीत और कला सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं।
तो याद रखिएगा, मेरा होऊ चोंगबा उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं और मणिपुर को याद रखिएगा, मणिपुर को 1972 में जो है राज्य का दर्जा मिला था। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मेरा होऊ चोंगबा उत्सव इसका आयोजन मणिपुर में किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा प्रश्न है यहाँ पर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये है कि चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024, चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये जो है चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 ये भारतीय सेना द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा अभी आगामी 24-25 अक्टूबर को नई दिल्ली में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का जो थीम है वो ये है कि राष्ट्र निर्माण के चालक समग्र सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना, ये चाणक्य विकास को बढ़ावा देना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 जो भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसका उद्देश्य जो है ये राष्ट्र निर्माण के चालक समग्र सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है यहाँ पर कि हाल में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान किस राज्य में लॉन्च किया है? ये अभियान है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो सही उत्तर क्या है? झारखंड। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान झारखंड में लॉन्च किया है। झारखंड में लगभग 80,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ ये अभियान लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य झारखंड के 63,843 जनजातीय गांवों का विकास करना है और जिससे 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 5 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान झारखंड में प्रारंभ किया गया है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए किस संगठन ने साहिबी या साबी नदी के प्रवाह को खोजा है? ये अनुसंधान पर आधारित प्रश्न है। तो ये है इंडियन नेशनल
इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज INTACH साहिबी नदी के प्रवाह का पता इन्होंने लगाया है। और ये नदी कहाँ से शुरू होती है? ये राजस्थान से शुरू होती है और हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती है। राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती है। ये यमुना की सहायक नदी है और इसे पहले दृश्यवती के नाम से जाना जाता था। प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण इसका प्राकृतिक प्रवाह बहुत कम हो गया है। अब ये नदी नहर और नालों में बट गई है और केवल भारी बारिश के दौरान जो है इसका अब जो क्षेत्र है वो दिखाई देता है। तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक प्रवाहित होने वाली यमुना की सहायक दृश्यवती नदी के प्रवाह को खोजने में सफलता पाई है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, मार्गदर्शन डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। और ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।